हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। आज का डिस्कशन हम लोग का क्या रहेगा? बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। सो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? ये एक थ्योरी एंड प्रैक्टिस है हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यहाँ पे हम लोग का गाइडेंस है, रूल्स है, रेगुलेशन है, जिससे कि हम लोग फर्दर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। ये मेनली हम लोग का जो जितना भी अकाउंटिंग प्रोफेशंस वगैरह है ना, वो लोगों ने बनाया है। ठीक है, सो व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? समझते हैं वन बाय वन। सो नंबर वन में हम लोग आता है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। सो बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट। हम आप लोग ने सुना होगा। ठीक है, सो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक एंटाइटी कंसेप्ट है। एंटाइटी कंसेप्ट में मतलब है कि बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी ओनर। ओनर से बिजनेस जो है ना, वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है। ठीक है, तो अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोले मेरा बिजनेस है और हम है, तो आगे हमने बोला था बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये तो आदमी हो गया ना। तो हम भी आदमी है, ये भी आदमी है। ये आदमी मेरा है, हम बोल सकते हैं? नहीं, हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जितना भी हम लोग का अकाउंटिंग होगा, जितना भी हम लोग का ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में, वो बिजनेस का है, वो ओनर का नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट। जैसे कि एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर जियो का अगर नेटवर्क जो है ना चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जियो का नेटवर्क नहीं है, हम लोग का फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जियो का नेटवर्क नहीं है, या हम लोग अंबानी का नेटवर्क नहीं है बोलते हैं। ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? जियो का नेटवर्क नहीं है कि नहीं? हम लोग थोड़ी ना बोलते हैं कि मुकेश अंबानी का नेटवर्क नहीं है। ये तो हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जियो का बोलते हैं। क्योंकि अब देख लो, यहां से हम लोग को क्या पता चल जाता है कि जियो जो है ना, ये एक कंपनी है कि नहीं? ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग है, और अंबानी जो है ना, वो अलग है। ठीक है, ये हम नहीं बता रहे हैं। क्या क्या बताता है हम लोगों को? ये बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट बताता है। तो पहली बार ही हम लोग का पास में क्या है? बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट। बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सन। ठीक है, बा ओनर। ओनर से बिजनेस जो है ना, वो अलग है। बिजनेस का अकाउंटिंग अपना होगा, अगर मेरा अकाउंटिंग है वो अपना होगा, वो मेरा पर्सनल अकाउंटिंग होगा। बिजनेस का अपना अकाउंटिंग होगा। ठीक है, बिजनेस का लेन देन अगर चलता है तो बिजनेस का ही, वो बिजनेस का लेन देन रहेगा, है कि नहीं? और मेरा वाला वो पर्सनल लेन देन रहेगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं, सो आप लोग से ही एग्जांपल हम निकालते हैं। सो देख लीजिए, सपोज सोचो कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन कर रहे हो। सपोज आपका कॉलेज का एडमिशन फीस है 3000 रुपीज, सपोज। ठीक है, 3000 रुपीज आपका कॉलेज का एडमिशन फीस है। अगर हम आप लोगों को बोलते हैं, जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी आप लोग तो नए हो, आप लोगों को इतना पता नहीं है। चलिए, तो अगर आप 3000 रुपीज में अगर आप लोग अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, कॉलेज में एडमिशन करते हो, तो अब आप लोगों को कॉलेज का अकाउंट करना है। ठीक है, तब ये जो 3000 आपने जो एडमिशन किया है, वो आपका रिसिप्ट हुआ ना पेमेंट हुआ? आपको पैसा मिला ना आपने पैसा दिया है? सोच लो, कमेंट कर लो। ठीक है, तो अब देख लो, कमेंट तो नहीं आया है। चलो कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। सो अगर आप लोग एडमिशन करते हो, ठीक है, कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन करते हो, तो आप लोग क्या करते हो? पेमेंट करते हो, है कि नहीं? आपका तरफ से अगर देखें तो पेमेंट करते हो। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखना आप लोग। वहां पर हमने बोला आप लोगों को कि आपको कॉलेज का अकाउंट करना है। तो कॉलेज एक बिजनेस हो गया, भले ही वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो वो बिजनेस है कि नहीं? तो अगर कॉलेज बिजनेस है, तो हम लोगों को किसका तरफ से देखना है? बिजनेस का तरफ से। कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोगों को बिजनेस का तरफ से देखना है। तो आपने तो पेमेंट किया, आपने कॉलेज एडमिशन किया, तो आपने तो क्या किया? पेमेंट किया। लेकिन बिजनेस का हाथ में क्या आया हुआ है? वो बिजनेस क्या कर रहा है? रिसीव। ठीक है, पैसा आप क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। अब अगर आपको अकाउंटिंग करना है, तो आपका पर्सनल व्यू से नहीं करना है। आपको किससे करना है? आपको बिजनेस से करना है। थोड़ा सा आगे हमने बोला कि आपका क्या करना है, आप लोगों को कॉलेज का अकाउंट करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको कॉलेज बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस जो है ना, डिस्टिंक्ट है, अलग है ऑनर से। क्लियर? तो अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, तो ध्यान में रखना, जब भी आप लोग अकाउंटिंग करने के लिए जाते हो, आपका पर्सनल व्यू आप लोगों को नहीं डालना है। ठीक है, नहीं घुसेड़ना है वहां पे। आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप लोग अकाउंटिंग करते हो, आप लोग बिजनेस का तरफ से देखना है, आपका पर्सनल व्यू से नहीं देखना है। अगर पर्सनल व्यू से देखा तो पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आपने एडमिशन किया 3000 रुपए देकर, आपने एडमिशन किया 3000 रुपए देकर, है कि नहीं? लेकिन आपका तरफ से देखे तो आपका हाथ से पैसा गया है कि नहीं? सो आपने पेमेंट किया है, लेकिन हमको तो हमने तो ये नहीं बताया ना कि आपका अकाउंट करो। हमने रिवाइंड करके देख लो, हमने बोला है कॉलेज का अकाउंट करो। तो कॉलेज का अगर हम लोग अकाउंट करते हैं, तो कॉलेज को क्या हुआ है? पैसा रिसीव हुआ है। समझ में आया ना? तो चलिए, तो ये जस्ट एग्जांपल था। तो देख लीजिए, बिजनेस क्या है? सबसे पहला हम लोग का आता है बेसिक
अकाउंटिंग कंसेप्ट में नंबर 1 इज बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट, बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर। ठीक है, चलिए समझ में आया ना, सिंपल समझा रहे हैं विद एग्जांपल। ओके, अब नंबर 2 में देखते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये सब जानना जरूरी है, ठीक है, आप लोगों को पूछ देगा कहीं पर भी इंटरव्यू हो, क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये सब आ सकता है, नहीं आता ही है, मैक्सिमम आता है यहाँ से। ठीक है, सो नेक्स्ट है हम लोग का मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हम लोग आगे जब हमने क्लास स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बोला है कि बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन जो होता है ना, वो पैसा में होना जरूरी है, डेफिनेशन में भी था, है कि नहीं, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना जरूरी है। तो ये हम लोग को कौन बताता है, ये बताता है हम लोग को मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर कोई भी क्वालिटेटिव में चलता है तो वो अकाउंटिंग का टर्म में अकाउंटिंग में वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिसमें कि हम लोग अगर पैसा है तो वो ही हम लोग का अकाउंटिंग में आएगा, अगर पैसा नहीं है तो वो हम लोग का ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में नहीं आएगा, अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो इनवैलिड रहेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं परचेस ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹5,000 सपोज, ठीक है, 5,000 का हम लोग ने फर्नीचर क्या क्या खरीद लिया, तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का क्या होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आएगा, क्योंकि यहां पर हमने बोला है, हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है कितना का, 5,000 रुपए का, है कि नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन जो है ना, वो हम लोग का अकाउंटिंग में आएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वो फर्नीचर के बारे में बोला ना, तो अगर सोचो वो फर्नीचर वाला ट्री जो है ना, वो फर्नीचर वाला ट्री जो है ना बहुत बड़ा है, अगर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है, बहुत बड़ा फर्नीचर वाला ट्री है अगर बोलते हैं, तो क्या यहाँ पर पैसा आया है, नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि जिस ट्रांजेक्शन में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स नहीं है, वो ट्रांजेक्शन जो है ना हमारे अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो इनवैलिड रहेगा, वो नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। लेकिन जहां पर हम लोग का पैसा रहता है वही ट्रांजेक्शन हम लोग का अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग का अकाउंटिंग करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा, ठीक है। चलिए, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग का क्या था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर हम लोग थर्ड में बोलते हैं तो बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी बोलते हैं। नंबर थर्ड में बिजनेस गोइंग कंसर्न, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस चलते रहता है, ठीक है, बिजनेस क्या है ना, चलते रहता है। तो हम लोग को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम लोग को क्या बताता है कि बिजनेस का कोई एंड नहीं है। हाँ, इलीगल होने से वो बंद हो जाता है, क्योंकि नेचुरल पर्सन भी हम लोग मरते हैं, है कि नहीं। तो बिजनेस का क्या है ना, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस स्टार्ट करने का समय हम लोग का ये बिजनेस हम लोग क्या सोचते हैं कि ये लॉन्ग टर्म हम लोग का चलेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो ज्यादातर करता नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता भी यही है कि हम लोग का बिजनेस चलते रहता है, भले ही उसका मालिक मर जाए, वो बिजनेस वाला मालिक मर जाए, लेकिन उसका जो है ना सन बा डॉटर्स बा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर है तो वो लोग चुन के वो लोग क्या करेगा, वो बिजनेस को चलाते रहेगा, ठीक है। जैसे कि जियो का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो जियो छोड़ दो, रिलायंस को ही अगर ले लेते हैं, रिलायंस कौन बनाया था, धीरू भाई अंबानी, है कि नहीं। अभी धीरू भाई अंबानी जी नहीं है इस दुनिया में, तो अभी कौन चला रहा है, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह बिजनेस क्या है, बिजनेस एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, बिजनेस चलते रहता है, ठीक है। चलिए, नंबर 3 समझ में आ रहा है ना, ओके, कमेंट कर देना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट हम लोगों के पास में है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट देख लो, थोड़ा सा आगे हमने बोला कि बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, वो चलते रहता है, लेकिन अकाउंट भी तो बनाना है ना हम लोगों को। तो अकाउंटिंग बनाने के लिए हम लोगों के पास में सर्टेन रूल्स, सर्टेन गाइडलाइंस हम लोगों को दिया गया है। देख लो, बिजनेस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है तो फिर डायरेक्ट एंडिंग में ही अकाउंट बनाएगा बोलने से हम लोग का नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोगों को अकाउंटिंग पीरियड एक दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली हम लोग का, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हम लोग का कितना होना चाहिए, नॉर्मली 1 ईयर का होना चाहिए, दैट इज 12 मंथ्स। तो आदमी बिजनेस नॉर्मली हम लोग का यहाँ पर बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखना। अकाउंटिंग पीरियड हम लोग का कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर ये 2000 अगर सपोज सोचो ये 2022 में स्टार्ट हुआ है, तो इसका अकाउंटिंग एंड कब होगा, ओके, 31 मार्च 2023 को होगा, तो इसका अंदर में हम लोग का कितना होगा, 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ्स। सो 1 साल का हम लोगों को अकाउंट बनाना है, तभी तो हम लोग को साल में हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हम लोग का एसेट्स कितना बड़ा,
हम लोग का लाइबिलिटीज कितना बढ़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है, हम लोग का पास में करंट एसेट्स कितना का है, स्टॉक्स कितना का है, ये सब हम लोग को पता चलेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोले ना, तो हम लोग को इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर। अब दूसरा प्रकार का हम लोगों का और एक ईयर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यहाँ पर भी एक साल होता है। कोई कोई ये फॉलो करता है, ये ईयर फॉलो करता है, और कोई कोई ये ईयर। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल करते हो ना, तो वहां पर आप लोगों को 2 प्रकार का ईयर मिल सकता है, और मिलता ही है। कौन सा? एक है फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक खत्म होता है नेक्स्ट ईयर का, और दूसरा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को आप लोगों का खत्म होता है, ठीक है। तो इसी बीच में जितना भी हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, इसमें हिसाब किताब करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। अब ओके, नंबर 5 में हम लोगों का आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसको हम लोग नॉर्मली आप लोग ने सुना ही होगा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हम लोग जो बोलते हैं ना। सो सेम वही है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब है कोई भी अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, उसका डबल इफेक्ट होना जरूरी है। 2 इफेक्ट, जैसे कि नॉर्मल में भी है कि नहीं, अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा खाने वाला आदमी होना जरूरी होता है ना, ठीक उसी तरह ऐसे तो हम लोग हवा में थप्पड़ नहीं मार सकते हैं कि नहीं। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम लोगों को क्या बताता है कि इसका डुअल इफेक्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होना जरूरी है। तो डुअल इफेक्ट मतलब डबल एंट्री, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज का, कोई भी ट्रांजेक्शन का अगर डेबिट है, तो उसका क्रेडिट होना जरूरी है। अगर डेबिट है, क्रेडिट नहीं है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे चला जाएगा, ठीक है। सो कोई भी एंट्री का डुअल एस्पेक्ट होना जरूरी है। कोई भी ट्रांजेक्शन का डेबिट है तो फिर क्रेडिट होना जरूरी है। सपोज फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आगे हमने लिया था परचेस ऑफ फर्नीचर, है कि नहीं। क्या लिया था हम लोग ने एग्जांपल? परचेस ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹5,000। चलो इन कैश लिख देते हैं, ठीक है। सो परचेस ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹5,000 इन कैश। तो देख लो, इसका भी हम लोग का डबल एंट्री, हम लोग का डुअल एस्पेक्ट हम लोग का आना जरूरी है, क्योंकि ये एक ट्रांजेक्शन है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, मॉनेटरी टर्म्स है इसका, है कि नहीं। तो और ये वैलिड ट्रांजेक्शन हो गया हम लोग का अकाउंटिंग के लिए। तो इसका डुअल इफेक्ट आना जरूरी है, एक डेबिट आना जरूरी है, तो दूसरा क्रेडिट आना जरूरी है। तो सॉरी, तो देख लो, इसका एक डेबिट और एक क्रेडिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देख लो, यहां से हम लोग, ये तो हम लोग जर्नल एंट्री जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जर्नल एंट्री कैसे स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं कि 2 एंट्री हम लोगों का डेबिट और क्रेडिट कैसे आता है। देख लो, एक है फर्नीचर, दूसरा है कैश, ठीक है। तो दोनों फर्नीचर ये रियल अकाउंट को अफेक्ट करता है, कैश भी रियल अकाउंट को अफेक्ट करता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है पता है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन को हम लोग डेबिट करते हैं और गोज आउट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये रूल हम आप लोगों को क्लास करेंगे प्रैक्टिकल का, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो टोटली हम लोग करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसे आगे ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम लोग का कॉमर्स का स्टूडेंट जो है ना, उसको जानना ही जानना है ये, ठीक है। चलिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन आ जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट आ जाता है। देख लो, परचेस ऑफ फर्नीचर, हम लोग ने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का, किया हमारा हाथ में क्या आया? हम लोग का हाथ में फर्नीचर आया, है कि नहीं, फर्नीचर। तो जो आया उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या गया हम लोग का हाथ से? कैश टू कैश अकाउंट। देख लो, है कि नहीं। सो ये हम लोग का एक जर्नल एंट्री बन गया। तो इसका मतलब ये है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम लोग को क्या बताता है? कोई भी अकाउंटिंग हम लोग का ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, उसका डबल इफेक्ट होना जरूरी है। तो एक अगर हम लोग का डेबिट है, तो दूसरा क्रेडिट होना जरूरी है। समझ में आया? जैसे कि अनारकली को आइसक्रीम खाना जरूरी है, बाजीगर फिल्म में एक डायलॉग है, देख लेना, ठीक है। मूवी भी देखते रहो और वीडियो भी, क्लास का वीडियो भी देखते रहना, ठीक है। ज्यादातर मूवी में भी मत घुसना। चलो, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, सो नंबर 5 खत्म। अब करते हैं नंबर 6। नंबर 6 में हम लोग आ जाता है कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है? कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट मतलब किसी चीज का अगर हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, उसका दाम होना जरूरी है। और प्रेजेंट टाइम में जो दाम है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट।
ठीक है। और कॉस्ट कंसेप्ट हम लोगों को क्या बताता है कि हम लोग का प्रेजेंट में अगर हम लोग का कोई भी चीज परचेस या सेल्स हुआ है वही दाम हम लोग को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, कॉस्ट कंसेप्ट में अगर हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने एक मशीन खरीदा है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, तो कोई टीवी खरीदता है, कोई मशीनरी खरीदता है, ठीक है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, टीवी ही खरीदा बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ने टीवी खरीदा, टीवी का दाम कितना है, अगर कोई पूछ लेता है, अगर हमने टीवी खरीदा है, ठीक है, तो हमको पूछ लेता है कि टीवी का दाम कितना है, तो हमको तो पता है कि टीवी का दाम कितना है, हमारा टीवी का दाम सपोज सोचो 20,000, तो हम लोग कितना बोलते हैं, 20,000 ही बोल देंगे, है कि नहीं। लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है ना, टीवी में जो है ना, ये तो टीवी का दाम हो गया, इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसका ट्रांसपोर्टेशन फीस कहां दिया, तो वो सब इंक्लूड हो जाता है क्या में, कॉस्ट कंसेप्ट में। जैसे कि 20,000 हम लोग का क्या हो गया, टीवी का दाम हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन जाने के लिए हम लोग का सपोज सोचो 100 रुपीज का खर्चा आया वहां पे, और साथ ही साथ में देख लो, अगर इंस्टॉलेशन अगर फ्री है तो कोई नहीं, फ्री नहीं है, अगर इंस्टॉलेशन चार्ज 200 रुपये अगर ले लिया, आया एंटीना वगैरह लगाया, डिश लगाया है कि नहीं, तो डिश को ओके नेटवर्क का तरफ में वो घुमाता है ना, वो सब किया, सो उसका 200 रुपीज लिया। तो हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, टीवी का एक्चुअल कॉस्ट है 20,300 रुपीज। ये हम लोग का क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। समझ में आया। तो अगर हम लोग सिर्फ टीवी का दाम ही अगर हम लोग बोल देते हैं तो क्या ये अप्रोप्रिएट अकाउंट्स में आएगा, एप्रोप्रिएट हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाला तो हम लोग ने हटा ही दिया ना, ये दो तो हम लोग का हट गया। तो इंस्टॉलेशन तक हम लोग का कॉस्ट कितना आ गया, 20,300। समझ में आया। तो अब देख लो, और दूसरा अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज सोचो हम लोग ने आज से 2 साल आगे हम लोग ने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था, जमीन खरीदा था 1 लाख रुपए का, ठीक है, और अभी का रेट अगर हम लोग बोलते हैं तो 1,50,000 हो गया है उसी लैंड का दाम। 2 साल आगे हम लोग ने खरीदा कितना में, 1 लाख में, ठीक है, और अभी हम लोगों का कितना हुआ दाम, 1,50,000। अब हमको ये बताओ कि कॉस्ट कंसेप्ट में कौन सा पैसा आएगा, ये आएगा ना ये आएगा, देख लो। ओके, कमेंट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो कॉस्ट कंसेप्ट में जो हम लोग ने खरीदा है वही दाम हम लोगों का अकाउंटिंग में आएगा, ये वाला दाम नहीं आएगा, ये तो फ्यूचर प्राइस है कि नहीं, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। समझ में आया। तो हम लोग का कौन सा प्राइस आएगा, हम लोग का आएगा 1 लाख, वो तो अभी उसका दाम हुआ है ना, और वो तो हम लोग ने अभी तक रियलाइज किया ही नहीं है। ओके, ये भी आएगा थोड़ा सा बाद में, हम लोग का जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन आएगा, कंसेप्ट आएगा, तब हम बताएंगे इसको। तो देख लो, कॉस्ट कंसेप्ट में क्या आ जाता है, जितना में हम लोग ने खरीदा है, जितना हम लोग का पेमेंट हुआ है, वही दाम हम लोग को लेना है। तो इससे 2 बात हम लोग को पता चल गया कि कॉस्ट में क्या है, हम लोग का इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, पहले जो टीवी वाला में हमने बोला था कि उसका जितना भी कॉस्ट लगा हुआ है वो सब इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, जो हम लोग ने पेमेंट किया है, जो लैंड में आया है ना, जो हम लोग ने पेमेंट लिया है, उसी प्राइस को हम लोग को क्या करना है, अकाउंटिंग में कंसीडर करना पड़ेगा। अभी जो मार्केट प्राइस है उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ने ये तो ना, तो ये पैसा हम लोग का पास में आया है ना, तो हम लोग का पास से गया है, क्योंकि लैंड तो हम लोग के पास है ना, सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अभी मार्केट प्राइस उसका कितना है, वही जस्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइस कंसीडर नहीं होगा। कौन सा प्राइस कंसीडर होगा, ये प्राइस। इसका मतलब है लैंड का एक्चुअल कॉस्ट कितना है वो हम लोग को देखना है, और वही अकाउंट में आएगा। समझ में आया। ओके, सो पॉइंट नंबर 7 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट हम लोग को क्या बताता है, जब हम लोग का रेवेन्यू हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज सोचो कि हम लोग ने कुछ सामान सेल किया, ठीक है, बिजनेस में तो पैसा सेल्स लगा रहता है, ठीक है। तो सेल्स करते हैं, जब हम लोग सामान सेल करते हैं तो हम लोग के पास में पैसा आ जाता है, तो कैश इन्वॉल्व हो गया, इमीडिएटली हम लोग को क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तब हम लोग तुरंत ही हम लोग को एंट्री करना है, ठीक है। वो हम लोग को बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। या कभी कभार क्या हो जाता है ना कि हम लोग ने सेल्स तो किया, लेकिन वो क्रेडिट बेसिस में चला गया, ऑन कि हम लोग को पैसा अभी इमीडिएट कैश नहीं मिला है, लेकिन वो कैश जो है ना, हम लोग कल या परसों हम लोग को मिल सकता है, या तो फ्यूचर में हम लोग को मिल सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो इफेक्ट हुआ है ना। सो जब ट्रांजैक्शन हम लोग का इफेक्ट होता है, तभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एंट्री करना है। ये नहीं, ये हो सकता है कि हम लोग को पैसा बाद में मिले, है कि नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन कब हुआ है, आज ही हम लोग का ट्रांजैक्शन हुआ है, और रिकॉग्निशन हम लोग का रेवेन्यू जो है रिकॉग्नाइज हो चुका है, हम लोग को रेवेन्यू पैसा हम लोग को मिल चुका है। एक्चुअल में ये क्रेडिट बेसिस में है, लेकिन हम लोग को ट्रांजैक्शन मिल चुका है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, या तो इसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब जब हम लोग रियलाइज करते हैं, कुछ भी सामान हम लोग रियलाइज करते हैं, बिक्री करते हैं, ठीक है, तो
तुरंत हम लोगों को उसी समय हम लोगों को एंट्री करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने कोई भी जमीन खरीदा है, तो थोड़ा सा आगे हमने बोला ना कि 1 लाख रुपए का हम लोग ने जमीन खरीदा है। अब अगर हम लोग आज का डेट में सपोज सोचो 2 साल आगे, थोड़ा सा आगे हमने कॉस्ट कंसेप्ट में हमने ये एग्जांपल दिया था, बोला था कि हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग का आज का डेट में अगर हम लोग ने 1 लाख रुपए में जमीन खरीदा है, या तो 2 साल आगे हम लोग ने 1 लाख रुपए में जमीन अगर खरीदा है, तो सपोज सोचो आज का डेट में इसका दाम कितना हुआ, 1,50,000 हो गया है हम लोग का, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। जब हम लोग 1 लाख में रिकॉर्ड करते हैं, आज का डेट में भी 1 लाख में ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर प्राइस कितना हो गया हम लोगों का, मार्केटेबल प्राइस भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1,50,000 हुआ है, तो ये तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं, ये तो हम लोग का एंट्री में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग यही चीज अगर हम लोग क्या करते हैं, 1,50,000 में आज का डेट में अगर हम लोग बिक्री करते हैं, तो इसको रियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1,50,000 अब हम लोग को लिखना है ऑन रियलाइजेबल वैल्यू ऑन। हमने क्या किया, लैंड दैट इज जमीन हम लोग ने क्या किया, बिक्री कर दिया, और हम लोग को कितना मिला, 1,50,000। पहले का रेट कितना था, 1,00,000 रुपीज था पहले का रेट। अभी का रेट कितना मिला हम लोग को, 1,50,000। जब तक हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते हैं, मतलब बिक्री नहीं करते, तब तक हम लोग इसको एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो कि फ्यूचर प्राइस जो है ना, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको बिक्री कर दिया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हम लोगों को कौन सा कंसेप्ट बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट व रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैचिंग कंसेप्ट। सो मैचिंग कंसेप्ट हम लोगों को क्या बताता है, सो जितना भी हम लोग परचेस या सेल्स करते हैं, कभी हम लोग के पास में रेवेन्यू आता है, तो हम लोग के पास से पैसा जाता है, तो मैचिंग तो होना चाहिए ना, कि हम लोग का या तो प्रॉफिट या तो लॉस तो निकलना चाहिए। और ये सब निकालने का कौन बताता है हम लोग को बताता है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही देख लो, कितना हम लोग का इनकम हुआ है या कितना हम लोग का एक्सपेंसेस हुआ है, उसको पहले हम लोग मैचिंग करेंगे, तभी हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का इनकम है 20,000, ठीक है, और एक्सपेंसेस है हम लोग का 15,000, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, हम लोग का हो गया 5,000, ठीक है। और ये कैश इन हैंड भी हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग का ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी का अगर उल्टा हुआ, तो अगर हम लोग का पास में 15,000 सिर्फ 15,000 का हम लोगों के पास में इनकम है, लेकिन हम लोग का एक्सपेंसेस 20,000 का हो गया सपोज, तो हम लोग को कितना का लॉस हुआ, 5,000 का। या तो हम लोग इसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं, है कि नहीं, या तो लोन लेकर या तो अपना कैश हम लोग दे सकते हैं, इसका मतलब ये लॉस हुआ हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मैचिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। सो मैचिंग कंसेप्ट ही हम लोग को बताता है कि कैसे हम लोग को मैचिंग करना है और क्यों करना है। सो क्यों करना है, मतलब हम लोग को तो प्रॉफिट या तो लॉस तो हम लोग को निकलना ही है कि नहीं, एसेट्स लायबिलिटी हम लोग को देखना ही है, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी हम लोग का होना ही है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को कौन बताता है, ये सब हम लोग को बताता है मैचिंग कंसेप्ट। जैसे कि अगर कोई भी ऑनर जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, सो कोई भी ऑनर जो है, ऑनर मतलब मालिक, ठीक है, कोई भी ऑनर जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट इनिशियली वो क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। सो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो कितना इन्वेस्ट करेगा, सो कैश एक हो जाता है, कैश अकाउंट अगर सपोज सोचो 50,000 इन्वेस्ट किया है, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम लोगों को डबल होने का बताता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम लोगों को क्या बताता है, कोई भी ट्रांजेक्शन का सिंगल इफेक्ट नहीं होगा, उसका डबल इफेक्ट होगा। तो एक तो कैश आ गया, दूसरा आ जाएगा ओनर्स इक्विटी, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, ये भी 50,000 हो गया, ठीक। इसी तरह ये दोनों हम लोग मैचिंग करते हैं, कैश और हम लोग का कैपिटल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। और इसी से हम लोग का देख लो, मैचिंग विद द हेल्प ऑफ मैचिंग कंसेप्ट ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 9 में हम लोग का आ जाता है फुल डिस्क्लोजर। ओके, कोई भी बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस का छोड़ो, अपना ही भी देख लो, अपना भी जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो वैलिड कोई भी चीज हम लोग का वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी हम लोग परचेस या सेल्स करते हैं, या तो आप लोग भी परचेस करते हो, कहीं से भी आप लोग अगर परचेस करते हो, आप लोग क्या करते हो, वहां पर कैश मेमो आप लोग लेते हो, है कि नहीं। जब आप लोग देख लो, सपोज सोचो नॉर्मल लाइफ में ही देख लो, अगर आप बिग बाजार वगैरह जाते हो, विशाल मार्ट अगर जाते हो, तो सबसे पहले सब क्या करते हो, सामान वगैरह लेकर आते हो, फिर कैश काउंटर में जाकर हम लोग लाइन लगकर फिर हम लोग का जितना भी सामान है उसका बिलिंग होता है, फिर उसके बाद में आपको पर्ची देता है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है, या तो वाउचर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अकाउंटिंग करने का समय, ठीक है, अगर आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो फुल डिस्क्लोजर होना जरूरी है, मटेरियल फैक्ट होना जरूरी है, नॉन कैश आइटम नहीं चाहिए, ठीक है। जितना भी हम लोग का मॉनिटरी टर्म्स वाला आइटम है, जो ट्रांजेक्शन है, वो हम लोग का आना चाहिए, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, वहां पर फ्री एंड फेयर होना चाहिए, वहां पर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट हो गया कंपनी में, तो फिर क्या होगा, आप लोगों का प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस आप लोगों का नहीं निकलेगा। अगर कुछ भी मटेरियल फैक्ट अगर आप लोग का इधर उधर हो गया, आप लोग ने
नहीं दे पाया, ठीक है, तब क्या होगा, आप लोग एप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो फुल डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, एविडेंस पूरा होना जरूरी है। वाउचरिंग, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आप लोगों का होना जरूरी है। सब चीज अगर हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे तो ही हम लोग का अकाउंटिंग परफेक्ट होगा, फ्री एंड फेयर होगा, ठीक है, और प्रॉपर हम लोग को पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है, हम लोग का एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मटेरियल फैक्ट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सिमिलर टाइप का बिजनेस अगर है तो सिमिलर टाइप का अकाउंट होना भी जरूरी है, तभी तो हम लोग परफॉर्मेंस, दोनों बिजनेस का परफॉर्मेंस हम लोग जान सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर मेरा सपोज सोच लो कि मेरा एक ग्रोसरी दुकान है, तो दूसरा ग्रोसरी दुकान के साथ में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग दो जन सिमिलर टाइप का अकाउंट अगर हम लोग रखते हैं तो कंसिस्टेंसी हम लोगों को क्या बताता है ना, कि हम लोगों को सेम टाइप का अकाउंट हम लोगों को बनाना है, और साथ ही साथ में हम लोग का ऑब्लिगेशन भी है बिजनेस का, कि हम लोगों को जैसे हम लोगों को बताया गया है, हम लोग का प्रोसीजियर में, हम लोग का रूल एंड रेगुलेशन में है कि बिजनेस लोग क्या क्या बनाना चाहिए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ठीक है, ये सब हम लोग को बनाना है, तो ये सब हम लोग को बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग ये टोटली अगर हम लोग बनाते हैं तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और अपना बिजनेस भी हम लोग आज का और प्रीवियस ईयर का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर सपोज सोचो प्रीवियस ईयर का हम लोग अलग अकाउंट बनाते हैं और दिस ईयर हम लोग अलग अकाउंट बनाते हैं, तो कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर ही हम लोग नहीं कर सकते, है कि नहीं। सो कंसिस्टेंसी एक होना चाहिए, एक रूल एंड रेगुलेशन से हम लोगों को क्या अकाउंट्स बनाना चाहिए। अगर हम लोग का रूल एंड रेगुलेशन है नहीं, तो फिर हम लोगों का अकाउंटिंग जो है ना वो वैलिड अकाउंटिंग नहीं रहेगा, ठीक है। और हम लोग का अकाउंट में इंटरेस्टेड तो बहुत आदमी लोग रहता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि बैंकर्स लोन देने के लिए बैंकर्स लोग की इंटरेस्ट रखता है, गवर्नमेंट टैक्स के लिए रखता है, खुद मैनेजमेंट को अकाउंटिंग चाहिए, और साथ ही साथ में हम लोग का क्रेडिटर, सप्लायर्स, ठीक है। तो ये सब भी हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंट का ऊपर में पूरा नजर रखता है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितना भी है ना, वो हम लोग को प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से हम लोग को बनाना है, ठीक है। अगर हम लोग ब्याज हो जाते हैं यहाँ पर अलग अलग अगर हम लोग बनाते हैं, तो क्या होगा, हम लोग का कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। सपोज सोचो नेक्स्ट लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में हम लोग ने फाइनल अकाउंट बनाया, इस बार हम लोग ने फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, तो क्या होगा, हम लोग कुछ कंक्लूजन ला सकते हैं, नहीं, हम लोग कुछ भी कंक्लूजन यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो 10 हम लोग ने अभी तक फिलहाल हम लोग ने 10 कंसेप्ट हम लोग ने पढ़े हैं। आप लोग देख लो इसको ध्यान से, डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग अपना नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटा सा एक डिस्कस करेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है ना, उसका बेसिस, दो बेस हम लोगों को मिलता है, मेनली 3 प्रकार का बेस हम लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस। कोई भी ट्रांजेक्शन जो है ना वो कैश बेसिस होता है, एक्यूरल बेसिस होता है और मिक्स्ड बेसिस होता है। सो नॉर्मली हम लोगों को दो चाहिए, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। अब ये क्या है, छोटा सा हम आप लोगों को बताते हैं, सो आप लोग देख लो। कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो कितना बेसिस में होता है, दो बेसिस में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब, कैश बेसिस में क्या हो जाता है ना, कि हम लोगों को पूरा कोई भी एंट्रीज वगैरह है ना वो सब कैश होना चाहिए। जैसे हम लोगों का बनता है क्या, कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दो प्रकार का हम लोग का बनता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं कैश बुक, दूसरा हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक ही चीज है, ठीक है। सो कैश बेसिस में क्या होता है ना, जितना भी ट्रांजेक्शन वगैरह हम लोग करते हैं वो सब कैश बेसिस में होता है। कैश बेसिस मतलब नकद पैसा होना जरूरी होता है, ठीक है। सो बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर बाकी नहीं है, ठीक है। सो वहां पर कैश होना बहुत ही जरूरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस। अगर लेन देन करते हैं, कुछ भी सामान अगर हम लोग ने खरीदा है तो उसका पेमेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम लोग बिक्री करते हैं तो उसका पेमेंट हम लोग को रिसीव करना जरूरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस। अब दूसरा हम लोग का है एक्यूरल बेसिस, क्योंकि ये सब हम लोगों को जब जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, फर्दर जितना भी हम लोग सीखेंगे आज से नेक्स्ट, उसमें ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। अब देख लो, व्हाट इज कैश बेसिस। हमने बोला कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी होना चाहिए वो कैश में होना चाहिए, पैसा का लेन देन वहां पर होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस। जैसे कि कैश बुक हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, एनालिटिकल, ये सब हम लोगों का बनता है ऑन कैश बेसिस, ठीक है। अब एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल बेसिस मतलब क्या है, जहां पर की एक्यूरल मतलब क्या है, ओके, कैश बेसिस तो पता चल गया। एक्यूरल मतलब कितना, तो सोच रहा होगा कि एक्यूरल का मतलब है बाकी, ऑन क्रेडिट बेसिस, है कि नहीं। तो हालांकि वो नहीं है, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत गलत है। सो एक्यूरल का मतलब है, एक्यूरल का मतलब है कैश एंड क्रेडिट,
दोनों आ जाता है, ठीक है। मिक्स भी है, मिक्स जितना हम लोग को जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, एचएस फर्स्ट ईयर के लिए, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी। सो एक्रूअल बेसिस का मतलब है कैश बेसिस एज वेल एज क्रेडिट बेसिस, जहां पर कि कैश ट्रांजेक्शन भी आएगा आपका और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आएगा, ठीक है। सो कैश का मतलब नकद भी हो सकता है और यहाँ पर बाकी भी हो सकता है, ऐसा बेसिस को हम लोग बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ईएक्सपी एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह वगैरह, ये अकाउंट बनता है कौन सा बेसिस में, एक्रूअल बेसिस में, ठीक है। सो हम लोग का बैश कोई भी ट्रांजेक्शन का बेस हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, मिक्स बेसिस बाद में देखेंगे। समझ में आया? तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हुआ तो कमेंट कर दो, अच्छा लगा सर बोल के। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। होप आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।